Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your scientist recruitment examination, which is going to be happened in the just like next month. So you don't have now that much of time, so you should revise whatever you have studied up till now. Try to revise always. Try to dedicate at least 1 hour only for your revision. You can do this in the evening session, right? So if you are a newbie, don't forget to subscribe the channel because you will get a lot of content for different life science competitive examination. And if you genuinely like the content, you can also hit the like button. So the first question is, which statistical test is most appropriate to compare the mean CT values of three independent qPCR groups? So you don't have to bother about the exact value, like यहाँ पे CT value दिया है. If not CT value, let's say X value, right? So this question is not related to PCR, but this question is related to statistic. So which statistical test is most appropriate to compare the mean CT value of three? You have to focus on this word three. ठीक है. सो कौन सा टेस्ट आप चूज करेंगे? क्या स्टूडेंट टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, वन वे एनोवा, मैन विटने यू टेस्ट? सो वेन एवर यू आर कंपेयरिंग मीन्स ऑफ मोर देन टू ग्रुप्स, ठीक है, सो यू विल यूज what? One way ANOVA, right? Whenever you are having more than two groups to compare. If you have only two groups, then you can go for student T test, right? So three or more independent group, you can choose the one way ANOVA. Now next question. In a real-time PCR, a decrease of one CT value approximately indicates. So what does this mean? So if you are related to any diagnostic, you should know about this part, that a decrease in the like one CT value is equal to how much, ठीक है. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगर पता है, तो मतलब अगर आपने काम किया है पीसीआर से रिलेटेड, रियल टाइम पीसीआर से रिलेटेड, सो यू शुड नो कि अगर हम बात कर रहे हैं, लेट मी चेंज दी पेन, वन साइकिल डिक्रीज, ठीक है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन साइकिल डिक्रीज इन थ्रेशोल्ड, दैट इज सीटी वैल्यू, ठीक है. सो इट इंडिकेट्स अ टू फोल्ड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अ टारगेट जेनेटिक मटीरियल, ठीक है. ये क्या इंडिकेट करता है? दो फोल्ड इंक्रीज इन द टारगेट मटीरियल, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो, ठीक है. तो ये वाला ऑप्शन सही है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम मान के चलते हैं, इफ वी आर अज्यूमिंग दैट 100% पीसीआर एम्प्लीफिकेशन एफिशिएंसी, ठीक है, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि जितना हमने टेम्पलेट लिया है वो 100% एम्पलीफाई होगा, ठीक है. वी आर अज्यूमिंग दैट 100% पीसीआर एम्प्लीफिकेशन एफिशिएंसी. सो अ डिफरेंस ऑफ इवन अ 1 CT यूनिट मीन्स द इनिशियल सैंपल हैड ट्वाइस एज मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट जीन. यानी कि अगर एक CT का भी डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो इनिशियल सैंपल है, इट हैड ट्वाइस एज मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट जीन. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे वही चीज पूछ दिया है दो फोल्ड्स का. तो ईच पीसीआर साइकिल आइडली डबल्स द डीएनए, एक से दो होता है, दो से चार. तो अगर एक सीटी डिफरेंस आ रहा है मतलब टू फोल्ड का डिफरेंस है, ठीक है. इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच डीएनए पॉलीमरेज पोजेस द हाईएस्ट प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है. अब प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या है ये तो आपको अब तक पता होना चाहिए, ठीक है. तो प्रूफ रीडिंग क्या होता है? अगर आपने पेपर लिखा है एंड इफ़ यू आर नॉट लाइक थॉरली, आप क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है. सो कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसके पास हाईएस्ट प्रूफ रीडिंग है, यानी कि आप आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है कि आप अपने पेजेस टर्न करके उसको चेक कर रहे हो, तो जो भी सिंथेसिस हुआ है आप पीछे जाके चेक कर रहे हो कि हाँ कहीं कोई मिसमैच तो नहीं हो गया, ठीक है. So it is none other than the PFU polymerase. So ये जो PFU है उसके पास क्या एक्टिविटी होता है? 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग गिविंग मच हाइडर फिडेलिटी देन टैग,
ठीक ठीक है, टैग के पास नहीं होता, इसलिए टैग में बहुत सारे मिस्टेक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज्ड डीएनए में. नाउ नेक्स्ट वन, which immunoglobulin crosses the placenta? So it is none other than IgG that is responsible for providing the passive immunity to the growing fetus. ये भी क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी से बहुत आता है. नाउ कॉम्प्लीमेंट पाथवे पे, विच कॉम्प्लीमेंट पाथवे इज एक्टिवेटेड फर्स्ट आफ्टर एंटीबॉडी बाइंडिंग? ऑल्टरनेट, लैक्टिन, क्लासिकल, प्रोपर्डीन. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा. ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इम्यूनोलॉजी का ये टॉपिक नहीं किया है, सो आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, मैं आपको ये टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करूँगी, क्योंकि इससे इतने क्वेश्चंस आएंगे कि आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कंपैरिजन बिटवीन किसके किसके बीच में, क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल, ऑल्टरनेट और उसके अलावा लेक्टिन पाथवे पे. ठीक है, क्लासिकल, ऑल्टरनेट, लेक्टिन पे. तो क्या मेजर डिफरेंस है? तो क्लासिकल जो है वो एक्वायर्ड होता है, ठीक है, स्पेसिफिक होता है. ऑल्टरनेट जो होता है ये ऑल्टरनेट है, तो जो ऑल्टरनेट होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है. अगर एक्वायर्ड है तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक होगा. ठीक है, और अगर नॉन स्पेसिफिक है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इननेट. ठीक है, और लेक्टिन भी सेम नॉन स्पेसिफिक और इननेट होता है. ठीक है, अब बात आती है इनिशिएशन की. तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से ये इनिशिएट होता है. दिस इज इनिशिएटेड बाय माइक्रोबियल कंपोनेंट्स. ठीक है, अब कौन कौन से माइक्रोबियल कंपोनेंट है? इजीली एंडोटॉक्सिन. ठीक है, मेजर डिफरेंसेस मैं बता रही हूँ ताकि आप नोट डाउन कर ले, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो पढ़ते हैं ना, तो आई बिलीव एंड यू विल ऑल्सो ट्रस्ट मी कि हाँ वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है. ठीक है, अब लेक्टिन किससे इनिशिएट होता है? मैनोज बाइंडिंग, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन. ठीक है, बाइंड्स मैनोज ऑन द पैथोजन सरफेस. ये हो गया. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? आफ्टर एंटीबॉडी बाइंडिंग. तो कौन सा वो पाथवे है? इट इज क्लासिकल पाथवे. ठीक है, क्लासिकल पाथवे IgG और IgM बाउंड टू एंटीजन एक्टिवेट्स द क्लासिकल पाथवे थ्रू द C1. तो राइट आंसर क्या है? क्लासिकल पाथवे. नाउ यहाँ पे एक और मैं पॉइंट, ये जैसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा एक्टिवेट होता है आफ्टर एंटीबॉडी बाइंडिंग, तो यहाँ पे ही रोल है एंटीबॉडीज का. क्लासिकल में क्या होता है? इनिशिएशन के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि C1 तभी एक्टिवेट होगा जब एंटीबॉडी आएगा. ठीक है, IgG या IgM. नाउ यहाँ पे ऑल्टरनेटिव में और लेक्टिन में लिख लो, एंटीबॉडी का रोल नहीं है. ठीक है, एंटीबॉडी का रोल नहीं है ऑल्टरनेटिव में और लेक्टिन में. अब इतना समझ आ गया. नेक्स्ट वन, which biosafety level is recommended for culturing mycobacterium tuberculosis? So it is none other than the BSL-3. ठीक है, मैंने ये चीज़ बहुत बार बताया है. मेरे चैनल पे BSL से एक ऑथेंटिक वीडियो है WHO का, उसको देख लो, उससे सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा. ठीक है, कि BSL-4 में हम कौन सा ऑर्गेनिज्म करते हैं, BSL-3 में हम कौन सा ऑर्गेनिज्म करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, which sequencing technology detects nucleotide incorporation by measuring pH change? So ये क्वेश्चन मैंने पिछले सेशन में भी करवाया था, जहाँ पे मैंने pH को लिख दिया था आयन. ठीक है, तो आई हैव टोल्ड यू आयन आएगा तो क्या चूज करना है? आयन टॉरेंट, which detects the major principle of the mechanism of the ion torrent device is through released hydrogen ion during DNA synthesis. सीक्वेंसिंग से रिलेटेड, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आएगा. द फॉल्स पॉजिटिव रेट ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? हम फॉल्स पॉजिटिव की बात कर रहे हैं. फॉल्स पॉजिटिव मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? सेंसिटिविटी एक होता है, एक स्पेसिफिसिटी होता है. सेंसिटिविटी क्या बताता है? ट्रू पॉजिटिव बताता है, स्पेसिफिसिटी ट्रू नेगेटिव. तो यहाँ से मैंने एक और क्वेश्चन करा दिया. सेंसिटिविटी विल टेल यू ट्रू पॉजिटिव, स्पेसिफिसिटी विल टेल यू ट्रू नेगेटिव. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉल्स पॉजिटिव रेट, देन वी आर टॉकिंग अबाउट 1 - SP, एज सिंपल एज दैट. तो ये क्वेश्चन,
Next one. Which cytokine is primarily responsible for fever? So interleukin 6 is primarily responsible for the fever, right? Next one. The P53 gene mainly function as proto-oncogene, tumor suppressor gene, DNA ligase, transcription activator. So it is a TSG and not a proto-oncogene, DNA ligase, transcription. अब मैं अगेन बोलूँगी वो 3 मिनट का वीडियो देख लो, ठीक है, मेरे चैनल पे P53 के जो 3 मैकेनिज्म हैं, तीनों मैकेनिज्म को मैंने 3 मिनट में एक्सप्लेन किया है. प्लीज़ ट्राई टू वॉच दैट, इट विल हेल्प यू अ लॉट. जब भी मैं कोई वीडियो रेकमेंड करती हूँ, इसका ये मतलब होता है कि मैंने उसमें अपना सारा एफर्ट्स डाल के एक वीडियो में कंपाइल किया होता है, क्योंकि हर बारी अलग अलग टाइम पे जब भी हम लेक्चर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें हम बता पाए एक वीडियो में. और जब फ्री माइंड से जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करी होती है मैंने अपने नोट्स में. सो प्लीज़ 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 डू वॉच दैट. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑलरेडी मैंने ब्रोशर रिलीज़ कर दिया है, ठीक है. 8th ऑफ दिस मंथ, दैट इज़ August 26 से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ठीक है. सो यू विल बी हैविंग 15 डेज क्रैश कोर्स. वो वीडियो को आप देख सकते हो कि 10 डेज हम अपने सेशंस को करेंगे एंड 5 डेज सब्जेक्ट स्पेसिफिक करेंगे. तो प्लीज़ 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 जाके उस वीडियो को देखो. एंड इफ़ यू विश टू जॉइन, यू कैन जॉइन इट इन ओनली जस्ट 1100, ठीक है. बट विच इज़ नॉट सो दैट मच अमाउंट, क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी. अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख सकते, इफ़ यू आर अनेबल टू अटेंड द लाइव क्लासेस, यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग्स एज वेल. आपको डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, लेक्चर नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मैं ऑर्गेनाइज करवाऊंगी. सो एवरीथिंग यू विल गेट इन जस्ट 1100, ठीक है. और क्लासेस रहेंगी आपकी 7 to 9, ठीक है, 7 ऑनवर्ड्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग. तो अगर आपको ये टाइम सूट नहीं कर रहा है, सो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी जो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. अगर ये वीडियो अच्छी लगी, डू हिट द लाइक बटन एंड डू लेट मी नो कि और किस टॉपिक के वीडियोस आप मेरे चैनल पे चाहते हैं, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या अगर आप किसी और एग्ज़ाम के एप्लीकेंट हैं तो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वन.